हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार। आज अपन जूलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसकी जो पहली इकाई है उसका अपन टॉपिक लेते हैं कोशिका सिद्धांत और उसकी व्याख्या। आप इस पहली स्लाइड में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, डायग्राम, वो एनिमल्स सेल का स्ट्रक्चर है। एनिमल सेल जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर आती है। तो इस स्ट्रक्चर में सेल के ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बॉन्ड होता है और उसके अंदर न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विथ न्यूक्लियर पोर देखने को मिलती है। ऐसी कोशिका यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर आती है, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म उसके कोशिका में पाए जाने वाले दूसरे कोशिका का अंग जैसे गोल्जिका है, अंतर्पदजलिकाएँ हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है और लाइसोसोम है, पैरोक्सीसोम्स हैं। तो ये जो कोशिका का अंग है दिखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ कुछ उत्सर्जी जो सेक्रेटरी वेसिकल्स है वो भी पाए जाते हैं, जो कि कोशिका के उत्सर्जन में सहायक होते हैं। उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होता है वहाँ छोड़ते हैं। तो आज अपन इस ई लेक्चर्स के थ्रू पढ़ेंगे द हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेल थ्योरी। जो कोशिका सिद्धांत है उसका इतिहास और उसकी व्याख्या के बारे में अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट अपन लेते हैं तो जो कोशिका का सिद्धांत है वो कैसे विकसित हुआ। जैसे जैसे शुरुआत में जब माइक्रोस्कोप बनना शुरू हुई और कोशिका का धीरे धीरे अध्ययन शुरू हुआ, उसी के आधार पर जो कोशिका सिद्धांत है वो प्रतिपादित हुआ और वो कोशिका सिद्धांत दिया गया। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्टडी ऑफ द सेल्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी। तो कोशिका को मूलभूत इकाई माना गया है जीवन की, और उसके धीरे धीरे अध्ययन के पश्चात ही कोशिका का सिद्धांत दिया गया। द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व एंड डिस्कवर द सेल वाज रॉबर्ट हुक। तो पहले व्यक्ति जिन्होंने इसकी खोज की और इसको देखा वो थे रॉबर्ट हुक, जिनका जीवन काल 1635 से लगाकर ही वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। इनका जो जीवन काल है वो 1635 से लगाकर 1703 ईस्वी तक था। डिड सो यूजिंग ए क्रूड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने जब जिस माइक्रोस्कोप के द्वारा उस कोशिका को देखा था, जो कि डेड कोशिकाएं थी, मृत कोशिकाएं थी, और वो भी पेड़ पौधों की छाल की कोशिकाओं को इन्होंने देखा था, जो कि हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते समान वो कोशिकाएं दिखाई दी थी। तो जो माइक्रोस्कोप उन कोशिकाओं को देखने के लिए रॉबर्ट हुक के द्वारा प्रयोग में लिया गया था, उस माइक्रोस्कोप की खोज 16वीं शताब्दी के खत्म होते होते हुई थी। 1595 के आसपास। तो वो उन जो व्यक्ति थे वो थे जोचेरियस जैनसन, जो आप यहाँ नाम देख रहे हैं, जोचेरियस जॉनसन, जिनका जीवन काल 1580 से लगाकर 1638 तक था। ये अपने फादर के साथ जो शॉप होती है चश्मे की, वहाँ काम करते थे, चश्मे के लेंस बनाया करते थे। यार ये डच थे और स्पेक्टल मेकर्स थे, मतलब चश्मे बनाया करते थे। विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने अपने पिता की सहायता से कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई। हुक डिजाइन इन हिज रोल एज ए क्यूरेटर ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑफ द रॉयल सोसाइटी। तो उसके पश्चात जब इन्होंने रॉबर्ट हुक ने जिस माइक्रोस्कोप को यूज किया था, तो उसके अंदर थोड़ा बहुत उन्होंने बदलाव किया और उसका आगे कोशिका के खोज में और कोशिका के अध्ययन में उसका उपयोग लिया। तो जो ये रॉबर्ट हुक थे, ये बर्लिन के रहने वाले थे और वहीं ये एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट था, वहाँ ये काम करते थे। और जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से उसके ये क्यूरेटर थे, संरक्षक थे उसके।
तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए और बाद में विद्वान हुए और इनका नाम सेल की कोशिका की खोज के साथ जोड़ा गया। तो 1665 के अंदर जो डेड सेल्स है कॉर्क, उस उसको रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजा गया था। और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका इन्वेंशन जेचरियस जेंसर और हेंस के द्वारा 1595 के अंदर किया था, जिसके अंदर आई जो आंखों के जो लेंस है उनका उपयोग किया जाता है। जो ये आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये है आई पीस लेंस, और यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट रखा जाता था जिसको देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसको 1595 के अंदर खोजा गया। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले 1655 के अंदर उनको ये एहसास हुआ कि जो माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने जब कॉर्क को देखा था, छाल की कोशिकाओं को देखा था, तो उनको एहसास हुआ कि ये मधुमक्खी की छत्ते के समान दिखने वाली आकृति, तो वो सारी क्या है, कोशिकाएं। लेकिन जब इन्होंने इसके पश्चात जो इन्होंने अपनी एक बुक लिखी उसके अंदर ये जिक्र किया कि वो सेल्स थी, इसलिए इनका जो आविष्कार का जो सन है वो 1665 माना गया है कोशिका का। हुक पब्लिश्ड हिज फाइंडिंग्स, तो उन्होंने अपनी जितनी भी खोज की थी तो उन्होंने उसको 1665 के अंदर जो उनकी किताब छपी माइक्रोग्राफिया उसके अंदर इन्होंने लिखा था। और वो जो स्केच बनाए थे स्केचेस, वो क्या है, हैंड स्केच ड्राइंग थी, ड्राइंग ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन। जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वो सारे हैंड स्केच ड्राइंग थी। हुक डिस्कवर्ड प्लांट सेल वेयर ही एग्जामिन्ड ए थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, जो पतले स्लाइस नुमा कॉर्क थ्रू द लेंस ऑफ हिज कन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। तो उनके द्वारा जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी उसको थोड़ा रूपांतरित किया गया था और उसको उन्होंने अपनी इस खोज के लिए उपयोग लिया। ही सा ये पेलेथ्रा, बहुतायत रूप से जो माइक्रोस्कोप के कंपाउंड्स है तो वो कैसे दिखाई देते हैं, दिस स्ट्रक्चर फाउंड इन हनीकॉम्ब, जैसा मधुमक्खी के छत्ते में दिखाई देता है उस प्रकार का स्ट्रक्चर। और उसके पश्चात इन स्ट्रक्चर को इन्होंने क्या कहा, कोशिकाएं, सेल्स। इसके पश्चात क्योंकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जिस कोशिकाओं को देखा था वो क्या थी, मर्द कोशिकाएं थी, डेड सेल्स। उसके बाद डच साइंटिस्ट एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक आए, जिनका जीवन काल रहा है 1632 से लगाकर 1705 ईस्वी तक। ए ट्रेड्समैन बाय डे एंड ए सेल्फ ड्राइवन बायोलॉजी स्टूडेंट एच टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड हिम, एंड इवन दो नॉट फॉर्मली एजुकेटेड ही एंडेड अप ए कंट्रीब्यूशन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी टू द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो ये इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक एक व्यापारी थे और थोड़ा बहुत ये बायोलॉजी जानते थे, सेल्फ ड्राइवन बायोलॉजी स्टूडेंट जिनको रुचि थी बायोलॉजी में, तो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया अपना डिस्कवरी ऑफ इन द फील्ड ऑफ सेल बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने बहुत सारी जो जैसे जैसे कम माइक्रोस्कोप है उसका रेजुलेशन और मैग्निफिकेशन बढ़ता गया, वैसे वैसे धीरे धीरे कोशिका की जितनी खोज है और कोशिका के बारे में जितनी जानकारी है वो धीरे धीरे बाहर आई। ही डिस्कवर फ्री लिविंग सेल्स ऑफ अलगी स्पायरोजाइरा इन 1674 विथ हिज इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप वाइल एग्जामिनिंग हिज पॉन्ड वाटर। जब वो जो तालाब का पानी है उसको उसका परीक्षण कर रहे थे तब उन्होंने इम्प्रूव्ड जो माइक्रोस्कोप है जिसको थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया और उसको इम्प्रूवमेंट किया गया उसके अंदर लेंसेज के अंदर, जिससे कि देखने वाली चीज़ है जिसको आप देख रहे हो वो और अच्छी तरह से दिख सके। तो 1674 के अंदर ये श्रेय दिया गया कि जो जीवित कोशिकाएं हैं उसकी खोज एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक के द्वारा की गई। इसके अलावा भी एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक ने बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट्स है, स्पर्म है, रेड ब्लड सेल्स है, रोटीफेयर्स है, माइक्रोस्कोप जितने भी नेमाटोड्स है, अदर जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वो भी उनकी खोज का श्रेय भी एंटनी वॉन ल्यूइनहॉक को जाता है। Leeuwenhoek studies brought a new level of awareness of microscope life to the scientists of the day, spurring others on the who would in the end play a part in contributing to the modern theory। तो लीनहॉक के अध्ययन के पश्चात लोगों की जागरूकता माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़ी और
वैज्ञानिकों ने माइक्रोस्कोप को और इम्प्रूव करना शुरू किया, जिससे कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा आविष्कार हो सके। आफ्टर एंटरिंग ऑन लीनहोक, उसके पश्चात फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट हेनरी ड्यूट्रोसेट, जिनका जीवन काल 1776 से लगाकर 1847, वाज द फर्स्ट मैन टू क्लेम द सेल वाज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ। तो ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये क्लेम किया कि जो मूलभूत जो जीवन की जो इकाई है जैविक जीवों की, वो क्या है? कोशिका है। लेकिन इन्होंने, ये स्कॉलर्स थे, तो इन्होंने अपना जो इस श्रेय है क्या कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो इन्होंने अपना श्रेय दे दिया इनके गुरुजनों को। तो इनके गुरुजन थे थियोडर स्वान और मैथियस जैकब शेल्डन। तो फर्स्ट क्लेम द सेल वाज बाय हेनरी ड्यूट्रोसोट and the basic unit of biological life, but scholars give credit for the development of the modern cell theory to the German physiologist Theodor Schwann and German botanist Matthias Jakob Slater। तो ये एक फिजियोलॉजिस्ट है, उसको जूलॉजिस्ट भी कहा जाता, जो कि थियोडर स्वान थे, और जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो मैथियस जैकब स्लेडन थे, जो बोटनिस्ट थे। तो हेनरी ड्यूट्रोसोट ने जो बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल लाइफ सेल को माना था, तो ये श्रेय इन्होंने अपने इन वैज्ञानिकों को दे दिया। और उसके पश्चात जो पैथोलॉजिस्ट थे रुडोल्फ वर्चो, जो कि पैथोलॉजी पे अपना काम किया करते थे, जर्म उस पे अपना काम किया करते थे, डिसीज़ कैसे फैलते हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा काम चलता था रुडोल्फ वर्चो का। तो ये पैथोलॉजिस्ट थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का इस सेल थ्योरी के ऊपर, सेल थ्योरी में बड़ा योगदान रहा है, स्वान, स्लेडन और वर्चो। तो स्वान एंड स्लेडन प्रपोज दैट द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो जो स्वान और स्लेडन है, उन्होंने ये प्रतिपादित किया है कि जो कोशिका है वो मूलभूत इकाई है जीवन की। और दूसरा उन्होंने ये कहा जितने भी जीवित जो प्राणी हैं, जितने भी नॉन द लिविंग एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ ए वन आर मोर सेल। तो उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी जो जीवित प्राणी हैं वो एक कोशिका से या बहु कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। उसके पश्चात वर्चो आए। इससे पहले भी जो एबायोजेनेसिस थ्योरी है, जिसके द्वारा शेल्डन और स्वान ने कहा कि सेल जो है वो ओरिजिनेट होती है अपने आप, बट जब रुडोल्फ वर्चो ने अपना एक्सपेरिमेंट्स किया तो उन्होंने ये देखा कि द न्यू सेल्स जो अराइजेस होती है, दे आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जब रुडोल्फ वर्चो के एक्सपेरिमेंट के पश्चात जो कोशिका सिद्धांत है वो कंप्लीट हो पाए, उसके मुख्य जो टेनेट्स थे ऑफ क्लासिफिकेशन थ्योरी, दैट वाज कंप्लीटेड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ रुडोल्फ वर्चो, हु स्टेट्स दैट द सेल comes from pre-existing cells, the new cells come from pre-existing cell। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, जिसको ये स्लेडन एंड स्वान प्रपोज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन एज द मेथड्स फॉर द सेल ओरिजिनेशन, बट स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाज लेटर डिस्प्रूव। तो जो तीन बेसिक जो टेनेट्स थे सेल थ्योरी के, वो पहला था कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और दूसरा जो टेनेट्स था वो था कि द ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मनी सेल्स। तो तीसरा जो टेनेट्स था वो था द न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो इस तीसरे जो सिद्धांत को है कि भाई कोशिका की उत्पत्ति किसी और कोशिका से होती है, तो इनका जो स्वान और शेल्डन का जो कहना था, तो इनका ये कहना था कि देयर सेल्स आर अराइजेस स्पॉन्टेनियसली या एबायोटिकली, एबायोजेनेसिस। तो जिस थ्योरी को बाद में डिसप्रूव कर दिया गया। तो ये स्वान एंड नेक एक्सपेरिमेंट जो पोस्चर के द्वारा किया गया था, तो पोस्चर ने ये कहा था कि भाई जब आप जो वाइन है उसको गर्म करके रखते हो और उसके अंदर ऑक्सीजन का कहीं ट्रांसफ़र नहीं होती है, ऑक्सीजन उसके अंदर मूव नहीं होती है या ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाएंगे उसके अंदर। यदि जो बोतल नेक है उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाए और उसको ओपन रख दिया जाए, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ द एयर,
तो वहाँ बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। सॉरी। तो ये स्वान और नेक फ्लैश एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर कॉनिकल जो ये फ्लैस्क है जिसको गर्म किया जा रहा है, तो इसके अंदर आप इसको ग्रोथ नहीं है दिख रही, देयर इज नो कंटामिनेशन अकर। उसके बाद इसको गर्म किया जाता है और यहाँ से कट कर दिया जाता है और इसको ओपन रखा जाता है। डायरेक्टली इट कॉन्टैक्ट्स विथ एयर व्हेन द नेक ऑफ द फ्लास्क इज ब्रोकन ऑफ एंड बैक्टीरिया रीच द स्टेराइल ब्रोथ एंड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ अकर। तो क्या है, जो जीव है उनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जितने भी, वो इसके अंदर ग्रो करने लग जाते हैं। दूसरा जो ये था फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने जो फ्लैश है, मांस जो होता है, उसके टुकड़े को बीकर के अंदर रखा और खुले में रखा, तो जो फ्लाइज है उसकी जो मैगट्स है वो इसके अंदर ऊपर डेवलप्ड हो जाते हैं, जिसको इसको कवर्ड कर दिया जाएगा, टाइटली कवर किया दिया, एयर टाइट कवर कर दिया जाता है, तो इस मैगट्स की ग्रोथ यहाँ पर नहीं होती है। और तीसरे एक्सपेरिमेंट्स में वो देखते हैं कि इसको बाहर से कवर किया जाता है नेट से या जाली से, तो ये फ्लाइज है ये इसके अंदर इंटर नहीं कर पाती है और अपने जो मैगट्स है जो एग लेंगे वो इसके ऊपर करती है। तो एविडेंस अगेंस्ट स्पोर्टिन, ये तो क्या करते हैं कि ये जो स्पोर्टिन जनरेशन है उसको ये इन्होंने डिस्प्रूव किया कि जो जीवों की उत्पत्ति है वो स्पोर्टिनियसली नहीं है, अपने आप स्वतः ही जीव उत्पन्न नहीं होते हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेवार रहता है। दे आर नॉट स्पोर्टिनियसली जनरेटेड। तो जो स्वान और सेल्डन का जो तीसरा सिद्धांत था उसको बाद में डिस्प्रूव कर दिया गया और रुडोल्फ वर्चो के द्वारा डिस्प्रूव नहीं किया गया, उसके सिद्धांत को माना गया, लेकिन उस तरह से नहीं माना गया जिस तरह से सेल्डन और स्वान एंड सेल्डन ने कहा था कि लाइफ इज ओरिजिनेट स्पोंटेनियसली, और पॉस्चर एंड रेडिस डिस्प्रूव हिज एक्सपेरिमेंट कि लाइफ इज नॉट जनरेटेड स्पोंटेनियसली, दे जनरेट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंड आर डायरेक्टली द कॉन्टैक्ट of organisms with the other, yeah, the presence of such as the presence of oxygen, yeah, they are directly contact with the environments. Or in a second experiment the formation of maggots are generation of maggots at flesh is due to the entry of flies, otherwise they cannot develop inside the isolated flesh inside the beaker। यानी कि पूर्ण रूप से यदि आइसोलेटेड है, वहाँ पर किसी प्रकार का प्रवेश नहीं है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, या यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में देखें जो रेडिस के द्वारा दिया गया जहाँ पर फ्लाइज का प्रवेश नहीं रहता है, तो वहाँ किसी प्रकार की मैगोट्स की या किसी अन्य जीव की उत्पत्ति होना यहाँ संभव नहीं है। तो ये स्पोंटेनियस जनरेशन को ये दोनों एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, डिस्प्रूव करते हैं। रूडोल्फ वर्चो the famously state omne cellula e cellula, he states that omne cellula मतलब omne cellula e cellula मतलब सेल न्यू सेल्स अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नई कोशिका की उत्पत्ति होती है वो पहले से किसी मौजूद किसी कोशिका से ही होती है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता। द सेल्स ओनली अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, द पार्ट ऑफ द थ्योरी that did not have to do with the origin of the cells, however held up to the scientist scrutiny and are widely agreed upon the साइंटिफिक कम्युनिटी टुडे। तो बाद में ये सारे जो वैज्ञानिक है इस सिद्धांत पे राजी हुए कि भाई जो न्यू सेल्स है हुए दैट सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उसके बाद द जनरली एक्सेप्टेड पोर्शन ऑफ द मॉडर्न सेल थ्योरी आर एज फॉलोज, द सेल्स इज ए फंडामेंटल आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सो इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। फिर ये जो सिद्धांत दिया गया तो ये माना गया जीवन की मूलभूत इकाई है और संरचनात्मक और क्रियात्मक ये इकाई है जीवन की। दूसरा था ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन आर मोर सेल, जितने भी जो जीवित जीव हैं वो एक कोशिका से या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। तीसरा था सेल्स आर अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स,
या पर अपन कहें द सेल्स अराइज फ्रॉम द अदर सेल्स आर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू द सेलुलर डिवीजन। कोशिका विभाजन के तहत जो नई कोशिका है वो पूर्व में मौजूद किसी कोशिका से उत्पन्न होती है। तो ये जो मूल सिद्धांत थे कोशिका के, और उसके बाद जैसे जैसे अध्ययन हुआ तो दूसरे सिद्धांत भी दिए गए कि जैसे सेल डिवीजन होती है तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित होता है, और जो फंक्शन है होल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दैट देयर फंक्शंस आर डिपेंड अपॉन द फंक्शंस ऑफ ए सिंगल सेल। और जितने भी जो केमिकल कंपोजिशन थे आर द एसेंशियल केमिकल कंपोजिशंस आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर सेल्स। तो द एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ द सेल थ्योरी कैन आल्सो इंक्लूड्स, तो उसके बाद जो एक्सपेंड वर्जन था उसकी सेल थ्योरी के अंदर दूसरे पॉइंट्स पे इंक्लूड किए गए। तो वो पॉइंट्स थे सेल कैरी जेनेटिक मटेरियल पास टू द डॉटर सेल ड्यूरिंग सेलुलर डिवीजन। जब कोशिका विभाजन होता है तो जो आनुवंशिक पदार्थ है वो उसकी संतति कोशिका में जाता है उसकी मात्र कोशिका के द्वारा। दूसरा था ऑल सेल्स आर एसेंशियली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। जीव के अंदर मौजूद जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो रासायनिक जो समीकरण होता है या कंपोजिशन होती है वो सबकी समान होती है किसी उन विशेष जीवों की जो एक ही स्पेसीज से बिलोंग करते हैं। एनर्जी फ्लो मेटाबॉलिक एंड बायोकेमिकल केमिस्ट्री अकर्स विद इन द सेल। जितने भी जो मूवमेंट्स है कोशिका ऊर्जा के वो एक कोशिका के अंदर ही संपन्न होते हैं। करंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द मॉडर्न सेल, अभी का जो व्याख्या है जो आधुनिक कोशिका सिद्धांत की, वो साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट और जितने भी शोधार्थी थे स्कॉलर्स थे थ्रू स्टिल यूजिंग द फंडामेंटल टेनेट्स ऑफ थ्योरी, जिन्होंने जो बेसिक जो सिद्धांत थे कोशिका के उसको ध्यान में रखते हुए उसकी व्याख्या की। तो उसकी व्याख्या के आधार पर द सेल्स रिप्रेजेंट द एलिमेंट्री यूनिट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये मूलभूत सिद्धांतों के अंदर आता है कि जितना भी कोई भी जीव है जो लिविंग है तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है उसके जितने भी कार्य है वो एक कोशिका या बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही संपादित करती। दूसरा पॉइंट, ऑल सेल्स कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो जो भी नई कोशिका है उसकी उत्पत्ति पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन के थ्रू ही होती है। एनर्जी फ्लो मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री हैपन्स विद इन द सेल्स। जो ऊर्जा का बहाव है वो उसकी मेटाबॉलिज्म की वजह से और जो बायोकेमिकल जो जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती है कोशिका के अंदर उसकी वजह से एनर्जी का फ्लो हो पाता है, एनर्जी का मूवमेंट, ऊर्जा का मूवमेंट हो पाता है। सेल्स कंटेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कोशिका के अंदर आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है जो कि डीएनए के रूप में होती है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के में जाती है और वो थ्रू कोशिका विभाजन के थ्रू जाती है। इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिमिलर स्पेसीज, जीवों के अंदर एक ही जाति के अंदर जो फंडामेंटली जो बेसिक जो सेल है उसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसा ही होता है। ऑल द सेल्स आर फंडामेंटली द सेम। जितनी भी कोशिकाएं हैं वो एक जैसी होती है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल्स। ये भी अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है आपको, और इसके अंदर भी वही पॉइंट आए हैं और कुछ उसको एक्सपेंड किया गया है उन रिसर्च और आगे की डिस्कवरी के आधार पर। आ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल्स। जितने भी जो जीव है जीवित लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर सेल, जो कि एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। सम सेल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कुछ सेल्स के आधार पर एक कोशिकीय जीव है जिनके अंदर एक कोशिका पाई जाती है, और दूसरे जो जीव है वो बहुकोशिकीय है जिनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्टिविटीज डिपेंड्स अपॉन द कंबाइंड एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स इंडिपेंडेंट सेल्स। तो जितनी भी गतिविधि है किसी पर्टिकुलर जीव की तो वो सारी कोशिकाओं को मिलकर जो क्रिया की जाती है उसके ऊपर निर्भर होता है, पर्टिकुलर किसी कोशिका के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं।
तो ये मॉडर्न सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं। कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शंस टू द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनल्स हैं जिनकी उत्पत्ति पूर्व में जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए वैज्ञानिकों द्वारा, उनसे ये पता चलता है कि उनके उत्पत्ति, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, कुछ जीव जब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई तो उस समय जो जीव है, जैसे यूकैरियोटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, वो सहजीवी के रूप में उन कोशिकाओं के साथ रहते थे। उनसे जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति हुई, मतलब इंडो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते थे उसकी वजह से। जैसे मान लो प्रोकैरियोटिक के अंदर प्लांट सेल्स थी तो उनके अंदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रहने लगे और वो धीरे धीरे कुछ समय पश्चात दे आर कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, तो उनका क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्टेड। उनको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे कोशिकांग है जो कि सेमी ऑटोनोमस है और उनका जो डिवीज़न है वो स्वतः होता है और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है राइबोसोम्स है, वो जो कोशिका में पाए जाने वाले जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम से भिन्न होते हैं। तो ये माना गया कि जो माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट की जो ओरिजिन है वो बैक्टीरियल ओरिजिन है। तो ये इस वजह से है कि जब प्रोकैरियोट से यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई तो उनके साथ कुछ बैक्टीरिया है जो सहजीवी के रूप में रहते थे और वो बैक्टीरिया पूरे जीवन काल रहते थे, तो इसलिए धीरे धीरे वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए। तो जो युग बैक्टीरिया एनिमल सेल्स में रहते थे वो माइटोकॉन्ड्रिया में रूपांतरित हो गए। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे जो प्लांट सेल्स के अंदर रहते थे वो क्लोरोप्लास्ट में रूपांतरित हो गए। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट भी दे हैव देयर ओवन जेनेटिक मटेरियल एंड रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेल। तो पूरी दूसरी कोशिका को छोड़कर जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये किसी के ऊपर प्रजनन और जेनेटिक मटेरियल के लिए उनका अपना एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और वो प्रजनन इंडिपेंडेंटली करते हैं। तो ये भी एक्सेप्शन है, अपवाद है। वायरस आर कंसिडर्ड अलाइव बाय सम येट दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल्स। वायरसेस हैव मनी फीचर्स ऑफ लाइफ बट बाय डेफिनेशन ऑफ द सेल थ्योरी दे आर नॉट अलाइव। तो कोशिका सिद्धांत के आधार पर यदि वायरस की कोशिकाओं को देखा जाए तो उनको जीवित नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ आधारों पर इनको देखा गया है कि वो जीवित होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो उनको माना गया कि वायरसेस आर कंसिडर्ड एज ए लाइव ऑर्गेनिजम्स। स्केलेटन मसल्स है and some fungal hyphae are not divided into cells but have a multinucleate cytoplasms। तो कोशिका की तरह ये जो स्केलेटन मांसपेशियां हैं और जो फंगल हाइफाई है ये कोशिका की तरह नहीं डिवाइड होते, लेकिन इनके अंदर बहुकोशिकीय ये होते हैं। इनकी जो कोशिका द्रव्य है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो ये जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सेल थ्योरी के अपवाद हैं, जो कोशिका सिद्धांत के आधार पर इनको कोशिका नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ न कुछ जैसे किसके पास जेनेटिक मटेरियल है, किसी के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल है, वो इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस होते हैं। कुछ है जिनके अंदर बहुकेंद्रक पाए जाते हैं, जैसे स्केलेटन मसल्स मेड अप ऑफ ए मसल्स फाइबर, जो कि पेशीय तंतुओं की बनी होती है, अप टू 300 मिलीमीटर लॉन्ग होती है, जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये skeleton muscles which is made up of muscles fiber and long up to 300 mm, each can contain hundreds of nuclei, जिसके अंदर 100 से ज़्यादा केंद्रक देखने को मिलते हैं। फंगाई, जहाँ पर आप देते हैं फंजाई इज कंस्टिट ऑफ ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनके अंदर धागानुमा आकृति होती है, जिसको हाइफाई कहते हैं। इट आल्सो कंटेन मनी न्यूक्लियाई, इनके अंदर भी बहुत सारे केंद्रक देखने को मिलते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा आर यूनिसेलुलर, सम कंसिडर देम टू बी एसेलुलर। तो जैसे अमीबा है जिसको कोशिका सिद्धांत के आधार पर इसको एक कोशिकीय माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको एसेलुलर अकोशिकीय भी मानते हैं। द साइटोप्लाज्म हैज़ कैरी आउट
all of the vital function, some can get pretty large and giant alga। तो ये भी देखने को मिलता है। रेड ब्लड सेल्स जिनके अंदर जब ये कोशिकाएं इमेच्योर से मैच्योर हो जाती हैं, डेवलप्ड हो जाती है, तो इनके अंदर केंद्रक देखने को नहीं मिलता। तो इनको भी बाद में क्या कहा गया, रेड ब्लड कार्पस्कल्स कहा गया इंस्टेड ऑफ लाल रक्त कणिकाएं कहा गया लाल रक्त कोशिकाओं के जगह पर। तो ये भी कुछ ऐसे अपवाद हैं जो कोशिका सिद्धांत को पूर्ण रूप से फॉलो नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वायरसेस, स्केलेटल मसल्स, एल्गी, एसेप्टेड फंजाई, आरबीसी, ये सारे क्या है, अपवाद है जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करते। थैंक यू।